कमांड सेंटर में आज का दिन बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से ट्रंप आए, बोले और उसके बाद की स्थिति क्या है, क्या वाकई वो जो डीकोड करने की जरूरत है, आज इनके ऊपर बात होगी। मैं शुरुआत करूंगा हर रोज की तरह सबसे पहले आज के शो में 4 बड़ी खबरें, और 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात ट्रंप की। ट्रंप के 19 मिनट के स्पीच की। क्या ये 19 मिनट का ट्रैप था? ये ट्रंप का ट्रैप था 19 मिनट का? नहीं, बिल्कुल इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मशहूर है, कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, यकीनन ट्रैप है। बिल्कुल ट्रैप के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा, आप कहिए कि भाषण था जिसको पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। तो ये क्या भाषण ट्रैप बन गया, डीकोड करेंगे इसको। दूसरे एजेंडे में आज बात होगी कोल्ड वॉर की, 2.0 की। कोल्ड वॉर 2.0 क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों में खींचतान बढ़ रही है। बिल्कुल कियर स्टारमर ने 35 देशों का एक गुट बनाया है जो हॉर्मुज के बारे में बात करेगा। लेकिन बात अजीब यह है कि उसमें अमेरिका नहीं है। सोचिए, तो इसी को हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या है एक्चुअल पिक्चर। और इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर जिसके ऊपर आज बात होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, तीसरा बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर आज फोकस रहेगा, वो नाम जो मिस्ट्री बन रहा है। खामेनेई है कहां? मुस्तफा खामेनेई है कहां? ये मिस्ट्री है। देखिए साहब, मसूद पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि 1 महीने से कोशिश कर रहा हूं कि मुस्तफा खामेनी से फोन पे बात हो जाए। नहीं हो पाया। हेलो सर, कैसे हैं आप? नहीं पकड़ में आ रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। खामेनेई हैं कहां पर? अगर हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? और दिन की चौथी बड़ी खबर, चौथा एजेंडा जो आपके सामने आज लेकर आएंगे, और ये बात होगी हूथी विद्रोहियों की। यमन में हूथी विद्रोहियों की नई धमकी है जो नया संकट ला सकती है। कितना बड़ा ये संकट हो सकता है हूथी विद्रोहियों वाला? ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अभी जो दर्द हो रहा है जी, ये दुगना हो जाएगा अगर हूथी बीच में आ गए और उनकी बागडोर ईरान के हाथ में। चलिए, 4 बड़ी खबरें हैं, एक बार स्क्रीन के ऊपर आएंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात आज ट्रंप की होगी। ट्रंप का ट्रैप, क्या वाकई 19 मिनट के भाषण में जो दुनिया सोच रही थी उसके ऊपर बात हो गई। दूसरी खबर जिसके ऊपर आज बात करेंगे, और उसके ऊपर बात इसलिए भी जरूरी है कि ये कोल्ड वॉर में 35 देशों के गुट की क्या भूमिका रह सकती है, अमेरिका कहां है। उसके बाद खामेनेई की मिस्ट्री और हूथी विद्रोहियों की बात करेंगे। लेकिन आज और भी कुछ खास है। आज के हमारे शो में कुछ और भी खास है, और खास है आज के मेहमान। मेजर गौरव आर्य, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ 3 बड़े वेटरन्स हैं, सीनियर वेटरन्स हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सर और एयर मार्शल संजीव कपूर सर। सर, जय हिंद और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। हम रुक कहेंगे, बहुत ही जो वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करते हैं। और बात जंग की, अभी खत्म नहीं हुई है ईरान जंग। ट्रंप ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वो 19 मिनट जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी, उसमें आकर ट्रंप 19 मिनट तक बोलते हैं, लेकिन जंग खत्म, युद्ध विराम, सीज फायर, ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं था। ट्रंप कह गए कि 2-3 हफ्तों में बड़ा हमला करेंगे, ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, ये समझा जाए। जी बिल्कुल। और जो हमारे साथ सीनियर वेटरन्स हैं जिन्होंने ज्वाइन करा है, हमारे खास मेहमान हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि ट्रंप का मतलब क्या है पाषाण युग का, वो क्या करना चाह रहे हैं। जी, उसके ऊपर बात होगी, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए पहले। Presidency is winning, and now winning bigger than ever before. Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. Plenty of gas. We have so much gas. There's no country like us anywhere in the world. We're on track to complete all of America's military objectives shortly. And now we're working. माहौल ऐसा बनाया गया था मानो आर पार का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन 19 मिनट की स्पीच का निचोड़ यह निकला कि ट्रंप खुद को ही हर मोर्चे पर जायज ठहराने की कोशिश करते रहे। दुनिया को लगा कि ट्रंप उनके लिए बोलेंगे, जबकि हकीकत यह थी कि ट्रंप ने जो भी कहा उसका मकसद अपनी आवाम को यह भरोसा दिलाना था कि भले ही ईरान की जंग को 1 महीना गुजर गया हो, लेकिन उसका नतीजा अमेरिका के हक में ही आ रहा है। कैसे? इस पर वो दावों से ज्यादा कुछ नहीं बोल सके। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाने वाली ये जंग कैसे अंजाम तक पहुंचेगी?
ट्रंप ये न पहले साफ कर पाए थे और न ही नए भाषण में कर सके। हुआ ये कि कंफ्यूजन और बढ़ा गए और तेल के दाम फिर से धड़ाम हो गए। कुछ घंटे पहले तक जो ट्रंप हॉर्मुज पर बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे थे, उन्होंने मानो अचानक सरेंडर सा कर दिया। साफ साफ कहा कि दुनिया की एनर्जी लाइन जिस हॉर्मुज पर ठप पड़ी है, उससे अमेरिका का कोई लेना देना ही नहीं। यानी ट्रंप अपनी ही शुरू की जंग के नतीजों से खुद मुंह चुराने लगे हैं और अंजाम सब भुगत रहे हैं। यहां पे फिर एक बार हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। मेरा पहला सवाल मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से है। सर, ट्रंप ने बोल दिया है पाषाण युग में, स्टोन एज में भेज देंगे। क्या आपको लगता है ट्रंप विल बाइट द बुलेट? सर, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑर्डर कर सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन शुरू से रहा है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप बात करता है शांति की, पीस टॉक्स की, he uses it as a cover, as a ruse, as a deception plan to lull the other side into complacency, to gain tactical surprise and then suddenly attack. इस बार भी मुझे काफ़ी यकीन है। देखिए, वो फंस गए हैं बुरी तरह से। वो ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। उनको ऑफ रैम्प समझ नहीं आ रहा। He has to design a victory and then say I have achieved it. उनको कोई बहाना ढूंढना है कि मैं जीत गया हूँ। What he may do is an optical thing. He may try and launch a raid into Iran, जिसमें वो बोलें कि मैंने जो 450 किलो यूरेनियम पकड़ लिया। प्रॉब्लम ये है, आर यू श्योर वेयर इट इज़? क्या एक जगह में है, क्या बहुत सारी जगह में है? कितने रेड करोगे? बट वो कुछ बड़ा स्पेक्टेकुलर करके टीवी शो पुट ऑन करेंगे और बोलेंगे मैं जीत गया, मैं जीत गया। 2-3 हफ्ते उनको और चाहिए। उन्होंने साफ बोल दिया है। ट्रिपोली ग्रुप वहाँ पे है, वो ऑलरेडी पहुँच गया है। बॉक्सर ग्रुप अभी तक नहीं आया। क्यों इतना टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इनकी मंशा क्या है। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। जब ये दोनों ग्रुप्स आ जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टेक द खर्ग। यू टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। वो जो मैक्सिमम जो कि माउथ पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज के आइलैंड्स हैं, अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब और वो लराक आइलैंड है, मैक्सिमम वो पकड़ सकते हैं। गोइंग ऑल द वे अप द गल्फ ऑफ हॉर्मुज टू खर्ग आइलैंड एंड देन टेकिंग इट, लॉन्चिंग एन असॉल्ट, स्टेइंग ऑन इट इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम। और जब तक आप क्लियर ना करें सारे मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स हैं ऑन द कोस्ट ऑफ ईरान, मेजर टास्क है। 15,000 से नहीं होगा साहब। आप 5,000 मरीन डाल दें, 10,000 एयरबोर्न के डाल दें, दे आर लाइट ट्रूप्स। वो कैन दे होल्ड द कोस्ट ऑफ ईरान? 2 लाख 2.5 लाख से तो ज्यादा चाहिए आपको। पेंटागन का एस्टिमेट था 2 लाख फॉर 18 मंथ्स, 15,000 कैजुअलिटीज। जी सर, साहब करके दिखा दीजिए। बिल्कुल सर। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सर, मैं आपके पास जा रहा हूं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सर, मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम पूरे पर्शियन गल्फ को देखें तो जैसा जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला, देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट फ्रॉम हॉर्मुज सर, और तो कोई इलाका और कोई तरीका है भी नहीं उसको एंटर करने का। एज अ सीनियर नेवल वेटरन सर, आप क्या समझते हैं, व्हाट विल इट टेक? ये कहते हैं हॉर्मुज को हम खोल देंगे, वहां पे ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यूएसएस ट्रिपली, यूएसएस बॉक्सर आएंगे और हम खड़ग आइलैंड पे। खड़ग आइलैंड एक चीज होगी, हॉर्मुज को खोलेंगे कैसे सर? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हाउ कैन दे कीप इट ओपन? कमांड सेंटर में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद गौरव। देखिए, ये जो है, ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, जिनको कि ये प्रूव करना है कि हम अमेरिका जिस ध्येय को लेकर गया था उस ध्येय को उन्होंने अचीव कर लिया है। क्योंकि अगर वो कोई भी अचीव नहीं करते हैं तो इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। नवंबर में वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस हैं सेनेट के, और उसके बाद अगर उनकी मेजॉरिटी वहाँ कम हो गई, अभी भी 2 या 3 नंबर से ऊपर हैं, तो ये एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे अपने पूरे 4 साल के लिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वहाँ पे पहुँचने का एक ही रास्ता है, ये जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं, हेलीबोर्न ट्रूप्स हैं, उसी से लैंड करा सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि खर्ग आइलैंड जो है उसके ऊपर एयर डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे हैं, बहुत लोग हैं, उनके अपने सैनिक हैं, मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार सैनिक होंगे। तो ये एक नो गो सिचुएशन है।
कर्क आइलैंड को शायद अभी वो अपने बैक बर्नर में डाल दिया हो। उनके वहाँ रहने का एक ही मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम जो है ईरान में जो उनको एयर सुपीरियॉरिटी मिली हुई है, पहले वो जितने भी मिसाइल साइट्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स, उसको जब तक वो पूरा ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक पूरी एयर सुपीरियॉरिटी नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो अगर वो हवाई हमला करना चाहते हैं तो बर्बाद कर देंगे उस देश को, कहते हैं कि हम उसको स्टोन एज में ले जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि अभी किसी भी वॉरशिप को अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है उसके अंदर हो सकता है माइनिंग कई तरह की होती है, जो कि शिप के चलने से भी एक्सप्लोड हो सकता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड से भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी कोई भी वॉरशिप अंदर नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं एयर मार्शल संजीव कपूर सर से। सर, एक बात बताइए, ये पूरी लड़ाई आज तक हमने जो देखी है अभी तक, इसमें एयर हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे फिर ड्रोन हो। ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ईरान की फैक्ट्रीज को बॉम्ब किया जा रहा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके जो प्रोडक्शन एरियाज हैं उनको बॉम्ब किया जा रहा है, लेकिन इनके पास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना सर, इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई, ये सप्लाई कहां से आ रही है ईरान के पास? सर, ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं? शायद ड्रोन डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनकी फैक्ट्री हमने तबाह बर्बाद कर दी, जो इलाके थे मैन्युफैक्चरिंग के हमने आग लगा दी पूरे, उसमें वो जमीन के नीचे दफन हो गए। तो ये ड्रोन, ये क्रूज मिसाइल, ये इतनी ज्यादा मिसाइल्स, ये कहां से आ रही है और कब तक आपको लगता है कि ईरान इस टेम्पो को बरकरार रख सकता है? इस लगातार जैसे T20 का मैच खेल रहा है ईरान और हर एक बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, कब तक ये ऐसा कर सकता है सर? गुड आफ्टरनून टू फेलो पैनलिस्ट एंड योर व्यूअर्स। ये आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए 1980 से ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी थी। जब से इराक, जिसको यूएस ने सपोर्ट किया था, ईरान पर अटैक किया था, वो जंग 8 साल चली थी। उन्होंने ये रियलाइज किया था ईरानियंस ने कि धरती के ऊपर अगर हमारे पास कुछ भी चीज है तो उसको सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिकन पकड़ लेंगे, हमारी हर मूवमेंट को पकड़ लेंगे। तो 40 साल से वो कंटिन्यूअसली इस दिन की तैयारी कर रहे थे, जबकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा आर्सेनल, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो ड्रोन्स की हो, चाहे वो मिसाइल्स की हो, चाहे उनके स्टोरेज डंप्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसको धरती के नीचे ले जाते गए। लार्ज अमाउंट ऑफ टनलिंग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड सिटीज बना दिए हैं उन्होंने। और मैं पढ़ रहा था कि उनके कुछ जो स्टोरेज डंप्स हैं वो धरती से 500 मीटर नीचे हैं। तो 1500-1600 फुट जमीन से नीचे उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं और ये इंटरकनेक्टेड हैं। सर, माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन क्या जो लगातार लड़ने की कैपेसिटी है वो, उसके ऊपर ईरान आगे भी ऐसी रहेगा? कमांड सेंटर में अब बात हम कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो 19 मिनट तक अपना भाषण दिया, क्या उसने दुनिया को वो संदेश दे दिया जो देना चाह रहे थे ट्रंप? इसके ऊपर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ट्रंप के भाषण के बाद ईरानी सेना का सख्त ऑर्डर भी सामने आया है। ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए ईरानी आर्मी की एक बड़ी बैठक, और ईरान ने कहा है कि दुश्मन की हर हरकत के ऊपर हम कड़ी नजर रख रहे हैं, कोई भी दुश्मन जमीन से जिंदा नहीं लौट पाएगा। तो जिस तरह से जिक्र हो रहा था कि अपने कमांडोज को उतारेगा, और अमेरिका अब जमीनी स्तर पर भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, और अमेरिका ने कहा कि बड़ा हम हमला करेंगे अगले 2-3 हफ्तों में। तो उसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ट्रंप अपने सैनिकों को जो ईरान की जमीन पर भी उतार सकता है, यानी कि ग्राउंड पर हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच ईरान ने भी साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया और साफ कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो यहां से लौटकर जाना मुश्किल होगा। जी, हमारे सामने हमारे गेस्ट हैं, और मैं फिर जाता हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के पास। सर, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते लगातार ये अटैक करेंगे, 2-3 हफ्ते, और वहां पे ईरान ये कह रहा है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन हुआ, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड डाले गए, तो एक भी अमेरिकन सोल्जर वापस नहीं जा पाएगा। हमारी ऑडियंस के लिए सर, आप जरा ये समझाइए, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पेंट अ पिक्चर, एक पिक्चर पेंट करिए सर, कि अमेरिकन ट्रूप्स आ गए ग्राउंड पे, आपको क्या लगता है कि उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? ईरान की सरजमीन पे उन्होंने कदम रख दिया है। ओवर टू यू सर।
गौरव, मैं कहना चाहूँगा, एज आई सी दी अमेरिकन कैंपेन अनफोल्डिंग, फेज़ 1 होगा जो कि शुरू हो चुका है। इंसेसेंट बॉम्बिंग ऑफ दी सियाड सप्रेशन होगा, जो उनके एंटी शिप मिसाइल्स हैं ऑन द कोस्ट, ऑन द आइलैंड, उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। 4-5 दिन, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। मरीन कोर वाले तो कुछ कह रहे थे कि नहीं साहब 30 दिन का चाहिए। 48 डे बॉम्बिंग किया था इराक के ऊपर, तो अगर ग्राउंड पे जाना है तो हमको 3-4 दिन से काम नहीं बनेगा। देखते हैं बहरहाल कितना करेंगे। इसी की धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, विल बैक टू द स्टोन एज। अब देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरीन लैंडिंग्स हुई थी इवो जिमा, बाकी आइलैंड्स पे 25 to 33% कैजुअल्टीज हुई थी असॉल्टिंग फोर्स की। दैट इज द आई एम गिविंग यू एब्सोल्यूट एम्पेरिकल फिगर्स। 25 to 33% casualties to the attacking forces Marines in World War II on the island capturing mission. ये अब तो कैजुअल्टी कहीं ज़्यादा हो सकती है। अगर ईरान ने वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए विद दी जो फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसको जैम नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आप जो है उसको जैम नहीं कर सकते जी। वो आपके होवरक्राफ्ट आपके हेलीकॉप्टर, उनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं उनके पास, रशिया के नए वाले विपॉड के उनको कहते हैं। वो जो है अगर आप नॉर्मली व्हाट इज द रिएक्शन, द जेट एयरक्राफ्ट और द हेलीकॉप्टर्स फायर्स फ्लेयर्स, वो फ्लेयर्स को वो जो है उनको फिल्टर करके वो सीधा हिट कर सकता है हेलीकॉप्टर को। ठीक है। अगर आप टिल्ट रोटर जो है हेलीकॉप्टर ऑफ स्प्रे, एक में 24 मरीन्स आते हैं, एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ 24 मरीन्स डाउन जाएंगे। ठीक है, एक होवरक्राफ्ट हिट हुई 350 मरीन्स डाउन जाएंगे। ठीक है, ये मतलब खतरा बहुत ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर जमीन पर उतरे तो बहुत भयानक पिक्चर हो सकती है। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज के भाषण में क्या वाकई ट्रंप कंफ्यूज दिखे? ये एक बड़ी और अहम खबर है। आज के भाषण में कंफ्यूज दिख रहे थे ट्रंप, और ईरान में रिजीम चेंज के एजेंडे से पीछे हटे हैं। और रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था, ट्रंप ने यह भी कहा। और यह भी कहा कि लीडर्स के मारे जाने से खुद रिजीम चेंज हो गया। जो बड़े लीडर थे, हमने उन सभी को मार दिया। Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. तो क्या वाकई कंफ्यूजन के तौर पर हम देखें उनकी स्टेटमेंट को? इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगा संजीव कपूर जी का, एयर मार्शल। संजीव कपूर सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जमीन पर उतरे बिना क्या वाकई आसमान से इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? मेरा अगला सवाल यह भी है कि क्या बिल्कुल उन पॉइंट्स के ऊपर भी टारगेट किया जा सकता है जहां पर यूरेनियम हो सकता है, जो अमेरिका कह रहा है? जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इनके जो आर्सेनल है वो जमीन से करीब 1500 फीट नीचे हैं जी। जो मैक्सिमम बॉम्ब जो अमेरिका के पास है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कॉन्क्रीट बस्टर GBU-57 जो B-2 बॉम्बर लेके आता है, जो इन्होंने पिछले साल जून में प्रयोग किया था, उसकी क्षति पहुंचाने की जो गहराई है वो सिर्फ 200 फीट है। इट मीन 60 मीटर के नीचे जितना भी हिस्सा है इनके पास, वो क्या करते हैं, उस पे ये पहुंच नहीं पा रहे। दे विल नॉट बी एबल टू रीच दीज एरियाज जहां पे इनके आर्सेनल छुपे हुए हैं। और इन्होंने साइलोज में अपनी मिसाइल्स रखी हुई हैं पहाड़ियों के बीच में, जो कि बहुत ही बढ़िया कैमोफ्लेज्ड हैं, इंक्लूडिंग जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज के पास आइलैंड्स हैं। इन्होंने अपने असेट्स को अंडरग्राउंड रखा हुआ है और किसी भी वक्त उसको कैमोफ्लेज को हटा के ये फायर कर रहे हैं, जो कि सैटेलाइट से पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है इनका, और उसी नीचे में ही इनके यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स हैं, वहीं नीचे में ही इनका। और ये हमने हिजबुल्लाह के यहाँ भी देखा, हमने हमास के यहाँ पे भी देखा, जो टनलिंग और जो हूतीस के यहाँ यमन में है,
ये सारे के सारे इनके आर्सेनल्स टनल्स के थ्रू मूव करते हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको पता है सर, कल ही सीसीएस की मीटिंग भी हुई थी। इस वक्त आपको क्या लगता है सर, इंडियन नेवी का पोस्चर क्या होगा? इंडियन नेवी मदद कर रही है सी लेन्स में, जितने भी हमारे शिप फंसे हुए हैं उनको गाइड करके, एस्कॉर्ट करके ला रही है, जो कि नेवी का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस पूरे युद्ध को देखते हुए और जिस तरीके से युद्ध फैल रहा है, इंडियन नेवी का पोस्चर आपको क्या लग रहा है सर? इन योर एस्टिमेट क्या होगा पोस्चर इंडियन नेवी का? ये युद्ध जो है पर्शियन गल्फ से निकलकर अब हिंद महासागर में आ चुका है, अरेबियन सी की तरफ और नीचे। और अगर हुथीज़ ने इनको ज्वाइन कर लिया तो हमारे लिए वो गल्फ ऑफ एडन भी एक हेडेक बन सकता है। तो अभी हमारे शिप्स की डिप्लॉयमेंट जो होनी चाहिए वो एक तो गल्फ ऑफ एडन के बाहर अगर किसी शिप को, हमारे शिप को के ऊपर हमला किया गया तो उसको वहाँ से बचा कर लाना, और ये फिर अगर वहाँ से निकल गए सेफ साउंड तो फिर उसको एस्कॉर्ट करके अपने अपने बंदरगाह पे पहुँचा देना। वही वैसा ही काम वो यहाँ भी कर रहे हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के बाद हमारे शिप्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे लगे हुए हैं बिल्कुल। जैसे ही कोई जहाज़, कोई बंदरगाह अंदर से, ईरान के अंदर से कोई बंदर अब्बास से कहीं से कोई भी तेल वाला जहाज़ जब निकलता है बाहर, आफ्टर MEA का नेगोशिएशन होने के बाद, तो उसको वहाँ से स्कॉट करके इंडिया के पोर्ट तक पहुँचाना उनका काम है। जहाँ तक आपने ओवरऑल सिनेरियो की बात की तो ये थोड़ा काफ़ी टेंस सिचुएशन है, और हमारे ख्याल से जितनी डिप्लॉयमेंट हो सकती है सारी डिप्लॉयमेंट, सारे चोक पॉइंट्स पर डिप्लॉयमेंट हो चुकी होगी। और हमारे जो P-8I एयरक्राफ्ट हैं वो बराबर निरंतर ही निगरानी रखे हुए उन्होंने इंडियन ओशन के ऊपर, और हमारे वॉरशिप्स जो है और एयरक्राफ्ट कैरियर सब के सब बाहर हैं, दे आर ऑल एट सी। और जैसे ही कुछ सरकार आदेश करेगी तो हमारे ख्याल से उनको वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट एक चीज़ की मैं और जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे बीच में भी आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान सुना, इसका मतलब है कि हमारे जो पश्चिमी पड़ोसी हैं वो इस समय का लाभ उठाकर कुछ न कुछ गुंजल जिसको कहते हैं वो करने की कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर वो लगेगा तो उसी को काउंटर करने के लिए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर तुम इसका लाभ उठाओगे तो हम तुम्हें बहुत पीटेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल GD बख्शी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सर, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर सर जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक कमांड सेंटर में आज खास मेहमान हमारी तरफ से बुलाए गए थे, लेकिन मेजर गौरव आर्या, ये निचोड़ निकाला जाए ट्रंप का, जो बात हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे उनकी तरफ से कही जा रही थी। ट्रंप की बातों का निचोड़ यह है कि जंग जारी है। ट्रंप की बातों का निचोड़ यह है कि जंग जारी है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, नवंबर में चुनाव है। ट्रंप को चाहिए 2-4 महीने का बफर। जो रायता फैला है, बिल्कुल देसी में बता रहा हूं आपको, जो ट्रंप ने रायता फैलाया है, क्या नवंबर के पहले वो उसको समेट पाएगा? पहली चीज। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं गौरव, डोनाल्ड ट्रंप अभी आज की तारीख में अमेरिका की इमेज को, लड़ाई की, मिलिट्री की इमेज को, इट हैज सफर्ड अ वेरी ब्रूटल बीटिंग। ईरान ने दुनिया को यह दिखाया है कि सुपर पावर भी हो सामने, हम झुकेंगे नहीं। तो लोग ट्रंप से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। ट्रंप अब क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। मेरा विश्लेषण सिंपल सा है, अगले 2-3 हफ्ते में बहुत तगड़ी बमबारी जैसा आपने कभी ना सुनी नहीं देखी, और ट्रंप करते करते पूरी आग लगा देगा इलाके में, फिर खुद को विजेता घोषित करके टाटा बाय बाय कह देगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। ट्रंप के ईरान में यूरेनियम प्लान पर बड़ा दावा किया गया है। यूएस मिलिट्री का यूरेनियम निकालने का प्लान है, और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। यूएस मिलिट्री ने पूरा प्लान ट्रंप को सौंप दिया था। ईरान में ग्राउंड फोर्स भेजने की तैयारी थी। ईरान से यूरेनियम निकालने का यह पूरा प्लान था। तो यह बड़ी खबर है इस समय, क्योंकि पूरा फोकस तो उसी बात के ऊपर था, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम। आज के भाषण में भी अगर आप 19 मिनट सुनिए तो उसमें भी न्यूक्लियर का जो जिक्र है बार बार करते हुए ट्रंप नजर आए हैं। तो ये प्लान था, तो इसका मतलब है कि अभी नहीं है। नहीं, देखिए कुछ नहीं कह सकते। मैं तो आपको फिर बार बार यही बात कहता हूं गौरव जी, कि हम लोग सोचते हैं कि वी आर डीलिंग विद अ नॉर्मल पर्सन। यहां पे ट्रंप, मैं देखिए जाहिर सी बात है यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो, लेकिन जिस तरीके से वो सोचते हैं जी, वो अपना या तो माइंड चेंज करते हैं, या फिर ये बहुत एक बड़ा डिसेप्शन का प्लान है कि मैं बोलूं कुछ, सोचूं कुछ और करूं कुछ। तो ये डिसेप्शन पहले भी दिखा चुके हैं जी। तो ये मतलब ये है कि
आप इसको अभी और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। 2-3 हफ्ते में बड़े हमले का मतलब 2-3 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, दोनों मैच नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में हम सब कुछ नस्ते नाबूद कर देंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि 2-3 हफ्ते में क्या होगा, 2-3 हफ्ते में अप्रैल खत्म हो जाएगा। जी जी, 2-3 हफ्ते में अप्रैल हो जाएगा खत्म, और अप्रैल फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनको टाइम मिल गया। बीच में अगर क्यूबा को हड़पना है तो क्यूबा को हड़प देंगे, वेरी गुड। वेनेजुएला वेरी गुड, ईरान वेरी गुड, क्यूबा वेरी गुड। अब मुझे वोट दो। दिस इज द ग्रैंड स्ट्रेटजी। चलिए, मैं निचोड़ का जिक्र कर रहा था, आपको निचोड़ दिखाता हूं कुछ पॉइंट के जरिए। पुरानी सरकारें कमजोर थी, ये ट्रंप कहते हुए 19 मिनट में नजर आए। उन्होंने कहा डील अब आखिरी मौका है। ये ईरान को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश थी, दुनिया को दर्शक की तरह उन्होंने देखा। ये ट्रंप का निचोड़ है। इकॉनमी मजबूत हुई है, ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया 19 मिनट की अपनी पूरी स्पीच में। ईरान को विलेन दिखाने की कोशिश थी, खुद को हीरो दिखाने की कोशिश थी। देखिए आ गया, मैं हीरो, ईरान विलेन, यही हो रहा था। जंग जरूरी है, यह भी कहा गया। आपने मिड टर्म इलेक्शन का जिक्र किया। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस क्या हो रहा है? चर्चा दो ही चीजों की है, या तो तेल की, हॉर्मुज की, या फिर यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यूएस के मिड टर्म की इलेक्शंस की इसलिए चर्चा है क्योंकि जो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है दोस्तों, वो बहुत नीचे चली गई है, वो बिलो 40 चली गई है। जो जब चुन के आया था डोनाल्ड ट्रंप तो 50 से ऊपर थी, तो कई सारे पॉइंट्स उसने फॉल करा। और आज की तारीख में अमेरिकन हैं, वो अमेरिकन पूछ रहे हैं कि साहब ठीक है आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, वेरी गुड, लेकिन करा क्यों? फॉर व्हाट? क्या हमें कोई खतरा था? समझाने की कोशिश करते रहे। 19 मिनट में ये लग रहा था अपने लोगों को बता रहे थे कि हाँ, वही है। ये सुना, देखिए गौरव, सुना पूरी दुनिया ने जी, लेकिन था ये डोमेस्टिक ऑडियंस की, भाई मैंने जो भी करा है बहुत अच्छा करा है, ईरान विलेन, मैं हीरो, मुझे वोट दो। चलिए, हीरो और विलेन का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस बीच हम बात करेंगे कि वाकई ही ट्रंप ने जो 19 मिनट की बात अपनी रख दी और वो बात मुकम्मल थी। 2-3 हफ्तों में बड़े हमले को किस नजर से देखा जाए, इसके ऊपर बात होगी। बड़ी खबर इस समय कमांड सेंटर में, नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, 50 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं। ये अहम बहुत बड़ी खबर है इस समय, और उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। युद्ध की तस्वीरें, इस जंग की तस्वीरें और भयानक होती हुई नजर आ रही हैं। 50 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए, और हम बात कर रहे हैं उस जंग की, जो जंग अब और भी भयानक होती हुई नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। हमने आपको सुनवाया किस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम ऐसा अटैक करेंगे कि भूला नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच दिन की 2 बड़ी तस्वीरें, सबसे खतरनाक तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और 2 बड़ी तस्वीरें, एक आ रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर, ईरान का हमला, और ईरान का हमला किस तरह से था, इन तस्वीरों के जरिए वो बयां हो रहा है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर हम आपको आगे भी दिखा रहे हैं, जो इजराइल का हमला है, और ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले इस समय भी जारी हैं। मेजर गौरव वाले जी बिल्कुल, हमले जारी हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, उसने तेल के अंदर एक जलती हुई तीली डाल दी है। अभी हमले और तेज होंगे, क्योंकि ईरान को एक बात पता है कि अगले 2-3 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप का भी वापस जाना उसकी मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ झोंक देगा इसमें, ईरान भी सब कुछ झोंकेगा। 2-3 हफ्तों में वापस जाना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल दे कि मैं जीत गया और मैं वापस जा रहा हूं जी, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी लॉजिक के, तो वो जा सकता है। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, ईरान है, इजराइल है, हम 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इधर ईरान का हमला है। मेरा सवाल यह है मेजर गौरव आर्या, कि एक तरफ तो बात हो रही थी जंग में सीजफायर की, युद्ध विराम की, कि हो सकता है कि ट्रंप आके कुछ बोल जाएं, लेकिन इस बीच ये हमले जारी रहना, इनकी तस्वीरें आज जारी किए जाना, ये भी कोई इशारा है दोनों ही कंट्रीज की ओर से? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े थे, जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बात बोली वही बात सच है एक्चुअली। डोनाल्ड ट्रंप बात करेगा, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि मुझे बातचीत करनी है, लेट्स मेक अ डील, लेकिन वहां पे चुपचाप बात करके फोन पे कि अटैक और तेज करो, हमले और तेज करो, ये होना ही है। जी बिल्कुल, उसकी कुछ तस्वीर इन 2 तस्वीरों में नजर आ रही है कि एक तरफ बात शांति की चल रही थी या होने की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच ये हमले होते गए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, उसका रुख करेंगे। यूरोपीय संघ ने हॉर्मुज को लेकर जारी कर दिया बयान। जहां यूरोपियन संघ की तरफ से कहा गया ईरान का रुख वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है, साझेदारों के साथ मिलकर स्थिति बहाल करेंगे। ये एक बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं। यूरोपीय संघ की ये स्टेटमेंट, ये रिलीफ किसके लिए हो सकती है? मेजर गौरव आर्या, देखिए, अब जितने भी लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि साहब किसी तरीके से डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, किसी तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें, किसी तरीके से ट्रेड फिर से एक बार बहाल हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि कोशिशें हैं, क्योंकि मिलिट्री से आपने करने की कोशिश कर ली है, आपने पूरी जान लगा दी, मिलिट्री से आपसे नहीं हो पाया, लिहाजा अब आपको और चीजें देखनी पड़ेगी। चलिए इसके ऊपर बात होगी, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट।
नाटो को खत्म कर देंगे ट्रंप? यूएस और यूरोप के बीच शुरू होगी शीत जंग। कोल्ड वॉर क्या सच में खत्म हुआ था, या ईरान की जंग ने 2026 में नाटो और यूएस के बीच एक नया शीत युद्ध शुरू कर दिया है? I just want to tell you, NATO treated us very badly, and you have to remember. हॉर्मुज की जंग में ट्रंप ने कहा कि नाटो आगे आए, लेकिन यूरोप ने साफ कर दिया कि ये उनकी लड़ाई नहीं है। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन पूरी तरह पीछे हट गए, जबकि रूस, ईरान और चीन एक एक्सिस में खड़े नजर आए। तो क्या ये सिर्फ एक जंग है या कोल्ड वॉर 2.0 का ट्रेलर? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाटो टूटने की कगार पर है, या दुनिया एक ऐसे दौर में जा रही है जहां दुश्मन बाहर नहीं अंदर हैं? तो सवाल इस बीच यही खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप के फैसले ने, जंग छेड़ने वाले फैसले ने नाटो के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया? टूटने जा रहा है नाटो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नाटो टूटेगा। क्या अमेरिका का अधिकार है वापस जाना? बिल्कुल। क्या अमेरिका का अधिकार है नाटो से हटना? बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका को भी नाटो का बहुत ज्यादा फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते ज्यादा हैं, करते कम है। यहां पे भी वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डील बनाने के चक्कर में रहते हैं 24 घंटे। धमकाएंगे कि आप थोड़ा सा दुबक जाएं, फिर बोलेंगे अच्छा मुझे ये दे दो, कोई बात नहीं। धमकी वमकी तो भाइयों में होती रहती है। ये इस टाइप की, ये जो मैं नेटो से निकल जाऊंगा आज से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के 25 बयान आप जाके देखिए, पहले नेटो से निकल जाऊंगा, यहां से निकल जाऊंगा, वहां से निकल जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं ये सब चीजें, अभी तक नहीं निकले। अगर निकलते हैं तो मान के चलिए कि जो अगला राष्ट्रपति आएगा फिर से नेटो के अंदर अमेरिका को ले। फंड भी तो खत्म हो जाए ना। एक बड़ा हिस्सा फंड का नेटो को कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। कि अगर ऐसा हुआ कि वो बाहर आ जाते हैं उससे, तो फिर तो स्थिति नेटो के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। नहीं, सिर्फ एक तरफा नहीं है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि 60% अमेरिका दे रहा है, जो कि सच है। लेकिन पूरे यूरोप का फ्लैंक नेटो ने बचा रखा, अमेरिका ने नहीं बचा रखा। हाँ, अमेरिका के बेसिस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अमेरिका के बेसिस का मिडिल ईस्ट को, अरब देशों को, जो मुस्लिम अरब देश हैं, उनको कितना फायदा हुआ, जो कि यूरोप को हो जाएगा। भाई हम नेटो में 60% पैसा देते हैं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आपने कतर में अपना बेस खोला, अल-उदैद सबसे बड़ा बेस खोला। आपने सऊदी अरब में कई बेस खोले, आपने बहरीन में, ओमान में, हर जगह यूएई में आपने बेस खोले। क्या फायदा हुआ? आप बजट दे रहे हैं, क्या फायदा हुआ? आज की तारीख में यूरोप यही सोच रहा है कि भाई अगर अरबों को फायदा नहीं हुआ तो हमें क्या फायदा होगा? कल अगर पुतिन अटैक करता है तो क्या ये बचा पाएंगे? क्योंकि सऊदी अरब को तो बचा नहीं पाए, ये कतर को बचा नहीं पाए, किसी को नहीं बचा पाए, तो हमें क्या बचाएंगे? ये सवाल यूरोप के मन में जरूर होगा। तो ये बार बार कहना कि पैसे मैं देता हूं, पैसे मैं देता हूं, 60%, ठीक है साहब, आप कर क्या पा रहे हैं ये तो बताइए। ये जो 35 देशों का जिक्र हो रहा है इकट्ठे करने वाली बात, वो भी चिंता का विषय है अमेरिका के लिए? नहीं, अमेरिका के लिए चिंता का विषय इस तरीके से उस पूरी चीज में जो कियर स्टारमर कर रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, 35 देशों को बुलाया। पहली चीज, उसमें अमेरिका नहीं है। मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। मिसाइल अटैक में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री घायल हुए हैं। पूर्व विदेश मंत्री कमल खराजी के घर पर हमला हुआ था और घायल कमल खराजी की हालत गंभीर इस समय बताई जा रही है। पाकिस्तान के जरिए शांति वार्ता में शामिल थे। शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सोर्स आप कह सकते हैं थे, लेकिन इस बीच उनके घायल होने की खबर है। हमले जारी हैं और हमलों के बीच बड़े जो आप कहिए कि नेता हैं, उन तक भी ये बम की मिसाइलें पहुंच रही हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री हैं, इस समय आप कहिए कि पीस टॉक को आगे बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल पॉइंट पर्सन नजर आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। जी, मैं आपको एक बात बता दूं गौरव, कि ये जो पूरी बात है कि जब पाकिस्तान के साथ मिलकर शांति वार्ता कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इस बात में ज्यादा कुछ दम है, इन तिलों में इतना तेल है। ये पाकिस्तान की उड़ाई खबर हो सकती है, लेकिन हाँ, इसका एक और मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले रोक के रखा था इजराइल को कि भाई तुम कुछ मत करना, लोगों के कत्ल मत करना, डोंट असैसिनेट देयर लीडर्स, मुझे लगता है कि अब उसने बोल दिया है कि आपको जो करना है करो। दैट इज व्हाई दिस इज हैपेंड। इसलिए हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक मैप दिखाएंगे, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ईरान जंग में नेटो 3 धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक वो देश है यूएस के साथ है, और इसमें जो अलग अलग देश है वो आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से देश साथ हैं। पोलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है। तो ये देश ऐसे हैं जो साथ नजर आते हैं। तो पॉइंट ये है कि इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी संख्या क्या जो विरोध में है या साथ नहीं है उनकी है। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये वो देश हैं जिनके पास ज्यादा ताकत नहीं है जी, जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, पोलैंड की थोड़ी ठीक है, लेकिन बाकी इनमें इतना पेट नहीं है, इनमें इतना वजन नहीं है कि अमेरिका को बोलें। अब एस्टोनिया और लातविया और लिथुआनिया बोलें कि हम अमेरिका के साथ हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? जानता कौन है इनको? कितने फौजी भेज सकते हैं?
अगर ये साथ भी हैं तो क्या कर ले? आप बताइए, ये कहते हैं अमेरिका के साथ हैं। मैं आपसे पूछता हूं गौरव, साथ हैं तो उन्होंने क्या करा? बिल्कुल क्या करा? ये वोटिंग थोड़ा ना हो रही है। साथ हैं तो अपने फौजी भेजिए आप। ग्रीस कह रहा है, पोलैंड कह रहा है, आप अपने फौजी भेजें वहां पे। क्या आप भेज सकते हैं? नहीं, आप में काबिलियत नहीं है। अब देखिए, जो रेड है रेड वो साथ नहीं है जी। जो ग्रीन दिखाए हैं वो साथ हैं। आपने सही कहा कि जो रेड दिख रहे हैं बड़े बड़े देश हैं सारे खिलाफ। अब एक और चीज जी, जर्मनी सबसे अमीर देश यूरोप में जी, सबसे अमीर देश। फ्रांस न्यूक्लियर पावर कंट्री है, बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर सबमरीन है फ्रांस के पास जी। तो आप ये देखिए, ये दो बड़े खिलाड़ी हैं। तीसरा बड़ा खिलाड़ी यूरोपियन यूनियन का नहीं है लेकिन यूरोप में है, और वो खिलाड़ी ये है। तो इसका निचोड़ निकाला जाए कि नेटो के ज्यादा बड़े देश जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ है, इसलिए ऐसी स्थिति बन गई। गुस्सा कहिए, नाराजगी कहिए कि मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका के खिलाफ हैं, पर मैं ये कहूंगा कि हाँ, वो अमेरिका की मदद नहीं करना चाहते। यूके चाहता था, 50-50 था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बेइज्जती कर दी, बार बार पब्लिक ह्यूमिलिएशन, कि अगर कियर स्टारमर कोशिश भी करे अमेरिका की मदद करने की तो उसी के लोग उसको बोलेंगे, यार तुम मदद करने के चलते अपने देश की इज्जत, इसका फलूदा क्यों निकाल रहे हो? ये बात हो गई यहां पे जी। तो कुल मिलाकर बात वही आ गई ना कि अब आप कहिए कि अमेरिका के खिलाफ नहीं है लेकिन जंग में साथ नहीं। ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। मैं वो आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए, जो मैं 35 देशों वाली बात कह रहा था कि क्या वो वाकई बहुत बड़ी टेंशन की बात अमेरिका के लिए हो सकती है अगर 35 देश इकट्ठे होकर इस जंग को कह देते हैं कि नहीं ये गलत था? नहीं, वो 35 देश क्या कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है और हर चीज नॉर्मल करनी है, लिहाजा हमें दो चीजें करनी है। पहली चीज, अमेरिका को दूर रखना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका को साथ रखेंगे, एक तो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कल क्या बोलेगा किसके सामने, उनका कोई कंट्रोल है नहीं, वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है, वो लोग कहते हैं कि अगर हम ईरान से नेगोशिएट करेंगे तो ईरान हमसे बातचीत क्यों करेगा? भाई कहेगा अमेरिका तो आपके साथ है, जो हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है, जिसने अटैक किया है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सोल्यूशन का। भाई ये बात कह रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमेटिकली बात करेंगे, पॉलिटिकली बात करेंगे, यानी कि जो ईरान के लीडर्स हैं, चलिए उनसे जाके बात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, क्योंकि पूरी दुनिया को चलिए, इस बीच एक और ग्राफिक हमारे पास आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के बिना नेटो के ताकत कितनी है, क्या वाकई है या नहीं है। कुछ हमारे पास आ गए हैं ग्राफिक्स। यूएस 78.5 लाख करोड़, लगभग 60% जो आप भी बात कर रहे थे रक्षा बजट, और बाकी के जो नेटो देश हैं उनकी तरफ से। और उसके बाद बैटल टैंक क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, न्यूक्लियर बम क्या है। तो अमेरिका तो एक मेजर, एक बड़ा पार्ट आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि है। मैं वही कह रहा था मेजर गौरव आर्या कि अगर इसको माइनस कर दिया जाए नेटो से फिर तो खाली हो गया ना, खोखला। देखिए, 2-3 बातें हैं जी, मैं आपको बता देता हूं। इतना नहीं है, गणित का सवाल नहीं है, और ना अमेरिका इससे माइनस हो रहा है। कारण यह है इसका सबसे बड़ा, आई टेल यू द मेजॉरिटी। एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बोल दिया है कि 5% आप अपना जीडीपी का बजट डिफेंस के लिए रखिए, और कई नेटो के देश मान भी चुके हैं, छोड़ के स्पेन, ज्यादातर लोग मान चुके हैं। तो अपने आप वहां पे डिफेंस की डेवलपमेंट हो रही है, खरीदारी हो रही है। 10-15 साल के ऊपर ये लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे 10-15 साल के अंदर। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हुए भी किसी के सामने ये नहीं बताते कि उनको भी नेटो की जरूरत है, उनको भी नेटो की जरूरत है। ये सिर्फ अकेले नहीं कर सकते। आज की तारीख में आप बताइए, मैं निकल जाऊंगा नेटो से, अमेरिका को निकाल दूंगा नेटो से। आप जितने भी यहां पे टेंट्रम्स अपने थ्रो करिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर नेटो इतनी बेकार है, ये यूरोपियन कंट्रीज इतनी बकवास हैं, तो भाई आप उनसे हर दूसरे दिन मदद क्यों मांगते हैं कि तुम भेजो अपने जहाज, तुम भेजो अपने जहाज। तुम क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हें एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने चाहिए, अपने फौजी भेजो, क्यों मांग रहे हो? वो तो बेकार है। आप अगर निकल गए वहां से, 60% पैसा आप देते हैं, आप निकल गए, नेटो ठप हो जाएगा। और आप ये नहीं 10 बार कह चुके हैं, तो आप कर दीजिए ठप, आपकी मर्जी, कर दीजिए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप कहिए कि कहते कुछ भी रहे जबान से, लेकिन मजबूरी ट्रंप की नहीं। बिल्कुल, ये इनका नेगोशिएशन टैक्टिक है भाई। ये नेगोशिएट करने के लिए आपको छोटा महसूस करवा के ऊपर आ गए, फिर आपसे वो चीज ले ली। ये सब नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है डोनाल्ड ट्रंप की। ही इज आफ्टर ऑल अ बिजनेसमैन, वो व्यापारी हैं, तो उनकी सोच ये है कि कैसे मैं प्रॉफिट कमा लूं। चलिए, नेगोशिएशन वाली कितनी देर चलती रहेगी कहानी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हर बार सेम पिक्चर, हर बार सेम ट्रिक काम आमतौर पर करती नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के बिना नेटो की ताकत कितनी है। जो कुछ ग्राफिक मैंने आपके सामने रखे, इन देशों का रक्षा बजट और रक्षा ताकत कितनी है, वो भी कुछ आपके सामने हमने फैक्ट रखे हैं। लेकिन सवाल इस बीच ये भी है कि जो फैक्ट हम बता रहे हैं आपको, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, सवाल यह है कि इन
ताकत के जरिए क्या नेटो को बचाने की बात होती है या नेटो को एक तरह से बाकी देशों को मैसेज देने की बात होती है अमेरिका की ओर से कि मेरे बिना आप जीरो हैं, हमारे बिना आप कुछ भी नहीं है, हमारे बिना आपकी कोई वजूद नहीं बाकी रहेगा। तो कुछ ग्राफिक आपके सामने रख रहा हूं जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। मेजर गौरव आर्या, आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि नेटो से निकलना इतना आसान भी नहीं है अमेरिका के लिए, लेकिन मैं भूमिका फिर भी समझनी चाहता हूं कि भूमिका को किस तरह से देखा जाए नेटो के देशों की इस पूरी जंग में। देखिए सुनिए, साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप अगर इनको लेके चलते या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े रहते, वो इनको लेकर नहीं चले, ना इनके साथ कोई डिस्कशन करते हैं, हर रोज एहसान दिलाते हैं, जताते हैं कि भाई मैंने इतना करा तुम्हारे लिए। मैं अब लोग ऊब गए हैं इससे। अब एक बात बताइए, हमने ग्राफिक्स में दिखाया है कि 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 अमेरिका के पास, और किसी के पास इतने नहीं है जितने अमेरिका के पास है। सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे घातक फोर्स, सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस, बिल्कुल तगड़े मरीन्स। तो आप ईरान को हरा क्यों नहीं पा रहे? हरा क्यों नहीं पा रहे? एक बड़ा सवाल तो यही है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है। बड़ी खबर इस समय, पश्चिम एशिया के युद्ध को सुलझाने के लिए पुतिन तैयार हैं। क्रेमलिन के बयान जारी किया गया है। तनाव कम करने और सैन्य स्थिति को शांतिपूर्ण दिशा में लेकर जाने के लिए प्रस्ताव है। रूस अरब शिखर सम्मेलन के माध्यम से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। यह एक अहम और बड़ी खबर है इस समय। इस पूरी जंग के बीच रूस की एंट्री। अब बात हम करेंगे खामेनेई की, मुस्तफा खामेनेई की। यह बड़ी खबर है पूरी दुनिया के सामने। सुप्रीम लीडर की लंबी गैर मौजूदगी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, खामेनेई 1 महीने से कहां हैं? ये एक बड़ा सवाल सबके जहन में है। मुस्तफा खामेनेई की लोकेशन पर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान में रूस के राजदूत का एक बड़ा दावा भी सामने आया और बड़ा दावा कर रहे हैं कि खामेनेई ईरान में ही हैं, सुरक्षा कारणों से सामने नहीं आ रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या वाकई ऐसा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से खामेनेई बिल्कुल अंडरग्राउंड है या कहानी कुछ और है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गौरव कहानी कुछ और है, और कारण यह है, मैं क्यों कह रहा हूं कहानी कुछ और है जी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जब देश के लीडर को सामने होना चाहिए, जब मिसाइलों की बारिश हो रही है आपके मुल्क के ऊपर, जब लोग मर रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जब अमेरिका कह रहा है कि मैं तुम्हें पाषाण युग में भेज दूंगा, उस वक्त अगर लीडर नहीं है वहां पे, तो इसका मतलब फिर वो लीडर कभी कबूल नहीं होगा। आम जनता कभी उसको कबूल नहीं करेगी। और याद रखिएगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर भी हैं, ये मजहबी लीडर हैं, सिर्फ सियासी लीडर नहीं है, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। आज की तारीख में गायब हैं, रशिया में हैं। कम से कम एक वीडियो, कम से कम एक फोटो, कम से कम उनके कुछ वर्ड जो एक वीडियो में बोलते कि दोस्तों मैं आने वाला हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं, लेकिन इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये मिस्ट्री को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या वाकई ये मिस्ट्री बन चुके हैं खामेनेई की गैर मौजूदगी? पश्चिम एशिया में तबाही का मंजर। ट्रंप का प्रहार, सुप्रीम लीडर पर सवाल। कहां है मुस्तफा खामेनेई? ईरान बदले की आग में धधक रहा है। उसके कई बड़े कमांडर एक एक कर खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन इस पूरी जंग में सभी के दिमाग में बार बार एक सवाल कौंध रहा है। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या वो छिपे हैं या छिपाए गए हैं? जंग के बीच 9 मार्च को सुप्रीम लीडर के रूप में मोजतबा खामेनेई के नाम का ऐलान किया गया था। हालांकि इस ऐलान के बाद से मोजतबा खामेनेई का न ऑडियो और न ही कोई वीडियो सामने आया है। पहली बार टीवी पर उनका बयान आया। पुरानी तस्वीरें इंटरनेट पर घूम रही हैं, लेकिन आज की तारीख में वो कहां हैं किसी को नहीं पता। पहले खबर आई कि मोजतबा अमेरिका इजराइल के हमलों में जख्मी हो गए हैं और उनके रूस में होने का दावा किया गया। अब ईरान में रूसी राजदूत एलेक्सी डेडोव ने दावा किया है कि मोजतबा ईरान में ही हैं, लेकिन कुछ वजहों से वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने फिर दावा किया है कि ईरान के असली ताकतवर नेता सब मारे जा चुके हैं। Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead.
The new group is less radical and much more reasonable. Yet, if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. आखिर सच क्या है? शैडो प्रिंसेस के नाम से मशहूर मोजतबा क्या पर्दे के पीछे शैडो कमांड दे रहे हैं? क्या उनका सामने न आना मौजिक डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है? क्या ईरान कोई बड़ा खेल खेल रहा है? ये वाकई में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? रूसी या राजदूत का बड़ा दावा क्या है? मैं उसके ऊपर बात करूंगा। टीम को कहूंगा कि एक बार ग्राफिक्स जरूर लेकर आए स्क्रीन के ऊपर। बड़ा दावा क्या है? बड़ा दावा यह है कि मुश्तबा खामेनेई के ईरान में होने का दावा किया गया। मेजर गौरव आर्य, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ईरान में है, ईरान में होने का दावा किया जा रहा है? क्या पर्दे के पीछे कोई गेम की जा रही है, वहां से कमांड दी जा रही है? अगर पर्दे के पीछे कोई कमांड है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे? बड़ा पॉइंट अगला आएगा। बड़ा दावा क्या है राजदूत का, रूस के राजदूत का? वो कह रहे हैं कि ईरान में है। हो सकते हैं ईरान में? वो कह रहे हैं कि आई थिंक रूस की बात है कि रूस में है वो, नहीं, वो ईरान में। रूस के राजदूत बोल रहे हैं कि ईरान में। अगर ईरान में है तो सामने आए वो जी, क्योंकि अभी तक तो ये बात थी कि वो रशिया में है। अगर वो रूस से ईरान आ चुके हैं तो वो हैं कहां पे? देखिए सामने क्या पेज़ेश्कियां को मारने की साजिश है? बिल्कुल है जी। क्या बाकी लोगों को मारने की साजिश है? बिल्कुल है। ये मुश्तबा खामेनेई को सामने आना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप किसी बंकर में हैं, आप किसी बंकर में बिना अपनी लोकेशन दिए वहां से कम एक वीडियो मैसेज अपनी कौम के लिए वहां से आप जारी कीजिए कि मैं यहां पे हूं, मैं जिंदा हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम लड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि मुश्तबा खामेनेई गायब हो गया है, वो है ही नहीं। और ईरान जैसे इलाके में, ईरान जैसे देश में जहां पे अभी खबर आई है, कल खबर आई है कि IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने तख्ता पलट कर दिया है। आज की तारीख में मसूद पेज़ेश्कियां जो प्रेसिडेंट है ईरान का, जो राष्ट्रपति है, उसकी नहीं चल रही। वो चाह रहा था कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर को वो अपॉइंट करे, उन्होंने बोल दिया नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये हम बताएंगे। लड़ाई का वक्त है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ये सत्ता चलाएगी क्योंकि ये लड़ाई लड़ रही है। इसके बीच में कहां है मुश्तबा खामेनेई? ये सवाल है। नहीं, पर्दे के पीछे रहकर भी तो पूरी गेम की जा सकती है। आदेश देने हैं ना, आदेश। नहीं, आदेश देने हैं ना मेजर गौरव आर्य। अगर सामने आए कोई वीडियो जारी की, अमेरिका ने ढूंढ लिया, बम गिरा दिया, मार दिया, तो क्या होगा? अगर एक कमरे में 200 फुट नीचे वो वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो ऊपर जाके कोई जारी करता है तो किसको पता लगना है कि यहां पे खामेनेई? किसी को नहीं पता लगेगा। और जिस सूरत हाल से गुजर रहा है ईरान इस वक्त, उसको लीडरशिप की जरूरत है। आज की तारीख में कौन है लीडर ईरान का? आप किसको मानते हैं लीडर? जिसको लोग मानते हैं लीडर वो दिख नहीं रहा, जिसको लोग नहीं मानते लीडर लेकिन वो राष्ट्रपति है, उसके बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो लीडर कौन है? इस देश को कौन लीड कर रहा है? आप अमेरिका के बारे में 4 बुरी बातें बोले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लीडर है, अच्छा या बुरा? इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू है जो लीडर है इजराइल का, ठीक है, ये सामने दिखाई दे रहा है। ईरान की कौन सी लीडरशिप है ये मैं जानना चाहता हूं। ईरान की लीडरशिप है कहां? ये रणनीति का हिस्सा क्यों नहीं? मेजर गौरव आर्य, है किधर? जी, रणनीति का हिस्सा हो सकती है क्या? पीछे से पूरी कमांड दे रहे हैं? अगर कोई ऐसी रणनीति है जिसमें आपका लीडर जो बात करता है शहादत की, जो बात करता है कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे दुनिया को, जिहाद लड़ेंगे, अगर वो किसी बिल के अंदर बैठा है दुबक के, माफ करना, यह कोई रणनीति नहीं हो सकती। रणनीति रण के दौरान रणनीति है सामने से लड़ना। कम से कम आप अपने आप को सेफ रखिए, आप अपने आप को छुपा के रखिए। बिल्कुल आप बड़े अहम हैं अपने मुल्क के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपको तो मैसेज देना पड़ेगा। और अगर ये जिंदा हैं तो मैं ये चाहूंगा कि ये मैसेज दें, क्योंकि आपकी कौम को आपकी शक्ल, आपका फेस, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी अथॉरिटी की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि क्या वाकई ही खामेनेई सुरक्षित हैं? देखिए, हम बात कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई रणनीति बना रहे हैं या रणनीति चला रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर है कि क्या वाकई ही सुरक्षित हैं? देखिए गौरव, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं जी। ये रशिया के लोग ये कह रहे हैं, रशिया के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि वो ईरान में है। ठीक है, अगर मुश्तबा खामेनेई ईरानी सुप्रीम लीडर होने के बावजूद ईरान के अंदर सुरक्षित नहीं है जी, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ट्रंप की तरह ही कोई और भी स्ट्रेटजी हो सकती है, इसके ऊपर बात करें। और अब बात IRGC की होगी। हम बात करें कि खामेनेई कहां है, मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन इस बीच IRGC के दावे भी बहुत कुछ बयान करते हैं। यहां पर ब्रेकिंग आएगी, ब्रेकिंग पर एक नजर डालेंगे। ईरान में IRGC का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। IRGC का दबदबा बढ़ने का मतलब अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है। जो हमारे पास जानकारी है कि ईरान को जिस तरीके से दबदबा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान के सिस्टम को मिलिट्री काउंसिल के चलाने की खबर है, और राष्ट्रपति जो पेज़ेश्कियान हैं, कुछ फैसलों पर रोक लग गई है उनके फैसलों पर। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि IRGC ने नए खुफिया मंत्री
को नियुक्ति को रोक दिया है। आईआरजीसी का कमांड, अगर आईआरजीसी का पूरे देश के ऊपर कमांड होता है तो क्या इसको समझा जाए? एक दिन पहले भी खबरें आ रही थी, इशारा तो उस और है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए गौरव, अगर आईआरजीसी, जैसे आपने बोला कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट रोक दी, पेजेश्कियां चाहते थे, बोला नहीं, पेजेश्कियां को घेरे में डाला जा रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आईआरजीसी आ जाता है, जैसे कि खबरें मिल रही हैं, फिर इनके साथ नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल है। ट्रंप ने क्या बोला था कि आज की तारीख में जो पावर में है वो इतने रेडिकलाइज नहीं है। वो बात किसकी कर रहा था? वो बात कर रहा था मसूद पेजेश्कियां की, वो बात कर रहा था गालिबाफ की, वो बात कर रहा था फॉरेन मिनिस्टर ईरान की, अरिक्ची की। लेकिन अगर वो लोग हट जाते हैं, जैसा कि अब पता लग रहा है कि वो लोग हट रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइए आईआरजीसी के साथ कौन नेगोशिएट करेगा? ये वार्ता करने वाले लोग हैं। आईआरजीसी से नहीं हो सकती। जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये कहते हैं कि हम जिहाद की राह पे चल रहे हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। चलिए हम एक बार फिर से थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब तक और भी जानकारी पहुंचाएंगे। और सवाल यह है कि आईआरजीसी के हाथ में अगर कमांड चली गई तो क्या यह फिर बहुत बड़ा, आप कहिए कि जंग का नया रूप शुरू हो जाएगा? जब बातचीत नहीं तो जंग रुकेगी कैसे? आईआरजीसी के बातचीत हो नहीं सकती, तो इसका मतलब तो यह है कि अभी पिक्चर बाकी है। अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में जानना चाह रहा हूं आपसे, आईआरजीसी के हाथ में कमांड जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपेयर कर सकते हैं हम किसी देश के साथ, तालिबान के साथ, या ऐसी स्थिति वहां पर कोई बन सकती है? नहीं, कंपैरिजन नहीं। देखिए बात यह है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, आईआरजीसी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि खुमैनी 1979 खुमैनी वो भरोसा नहीं करता था ईरान की फौजों के ऊपर, तो उसने अपनी फौज बनाई। इसका काम क्या है सबसे बड़ा? हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, ये सब इनके काम है, न्यूक्लियर इनका काम है, लेकिन सबसे बड़ा इनका काम है रेजिम को प्रोटेक्ट करना। ये पर्सनल सिक्योरिटी है सुप्रीम लीडर की, ये पूरे तंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को, इनका बॉस मुश्तबा खमेनी है, इनका बॉस पेजेश्कियां नहीं है। यानी कि अगर ईरान का राष्ट्रपति आईआरजीसी को कोई आदेश पास करे तो आईआरजीसी बोलेगी भाई साहब आप कौन है, आपको क्या अधिकार है हमें आदेश देने का? हमें मुश्तबा खमेनी आदेश देगा। और एक और आखिरी बात आपको बता दूं, वेरी इंटरेस्टिंग, पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार दर लगातार मसूद पेजेश्कियां, राष्ट्रपति ईरान, कोशिश कर रहा है मुश्तबा खमेनी के साथ राब्ता करने की, बातचीत करने की, कि मेरी एक बार बात करा दो, मेरी एक बार बात करा दो। और पिछले 30 दिनों से, जब से लड़ाई शुरू हुई है, मुश्तबा खमेनी ने मसूद पेजेश्कियां से बात नहीं करी। यानी कि ईरान का राष्ट्रपति ईरान के सुप्रीम लीडर से बात नहीं कर पाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरी संरचना किस तरह से, ईरान की सैन्य संरचना। यह बहुत जरूरी है जानना और समझना कि अगर इसको बहुत तरीके से समझा जाए तो पता लगेगा कि आईआरजीसी की भूमिका किस तरह की है। और जो अमेरिका दावे कर रहा है कि हमने बड़े बड़े नेता उनके तो मार दिए, तो वो भी पिक्चर आपको पता लगेगी। संरचना समझिए, पहले सर्वोच्च कमांडर है, उसके बाद आर्म फोर्स जनरल स्टाफ है, रणनीति और समन्वय बनाते हैं, और खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर है, जंग का कंट्रोल रूम है। ये संरचना पूरी। मेजर गौरव आर्या जी, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, ये अलग अलग, जैसे आप देख रहे हैं आंतरिक सुरक्षा अलग, पारंपरिक सेना यानी कि ट्रेडिशनल आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी। मेरा एक सवाल है, आईआरजीसी का हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे ताकतवर है। अगर हम बात करते हैं कि आईआरजीसी के पास चला गया पूरा कमांड, या उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, तो आईआरजीसी टॉप पर पहुंच जाएगा। अब यही मतलब होगा उसका? आईआरजीसी लीडर सिर्फ वो नहीं, आईआरजीसी टॉप पे पहुंच जाएगा, यानी कि रेडिकल लोग पहुंच जाएंगे टॉप पे। फिर आप इनके साथ बातचीत नहीं कर सकते आईआरजीसी के साथ। देखिए आईआरजीसी किसको रिपोर्ट करता है? सुप्रीम लीडर को। और सुप्रीम लीडर सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो एक रिलीजियस लीडर भी है। आईआरजीसी एक रिलीजियस फोर्स भी है, आप ये बात समझिए। आईआरजीसी एक रिलीजियस फोर्स है, इनका काम है जिहाद लड़ना, इनको उसी की ट्रेनिंग दी गई है। आज की तारीख में अगर ये मुश्तबा खमेनी से ये बोलें कि भाई ऐसा है, आप हमारे लीडर हैं, आप हमें हुक्म करिए, ये तो सब पेजेश्कियां वगैरह जो बातचीत कर रहे हैं ट्रंप से नहीं चलेगा, और वो कहता है गो, फिर आपको ईरान से बात करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि आईआरजीसी का आपने जिक्र कर दिया, रिलीजियस कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं कि रिलीजियस लीडर भी हैं, लेकिन इस बीच कुछ और ग्राफिक के जरिए आप तक तथ्य पहुंचाऊंगा, वो भी आ गया। मुस्तफा की खामोशी, आईआरजीसी का दबदबा, जो मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आईआरजीसी के हाथ में ये पूरा कमांड चला गया तो क्या टॉप पर पहुंच जाएंगे। देखिए ग्राफिक्स आ गया, सत्ता के केंद्र पर आईआरजीसी, दावा हो रहा है कि कब्जा कर लिया। मुस्तफा खमेनी अभी तक बिल्कुल आप कहिए कि सामने नहीं आ रहे हैं, अंडरग्राउंड है, मिस्ट्री है, और उसके बाद राष्ट्रपति का नाम आ गया। ये अपना एक मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, राष्ट्रपति ईरान जी, ये अपने मन का मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, तो क्या कहां के राष्ट्रपति हैं ये एक मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। नहीं, फिर बात तो घूम फिर कर वही आ गई ना कि आईआरजीसी जो चाह रहा है वो होगा। जी वही होगा ना जी। तो फिर इसका मतलब है कि वो जंग चाहते हैं तो जंग होगी। आपने जिक्र किया कि वो बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। उनकी ट्रेनिंग डिप्लोमेसी में नहीं है, उनकी ट्रेनिंग जंग में है।
वो लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, सुप्रीम लीडर की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। उनका काम ही ये है। वो एक नॉर्मल आर्म्ड फोर्सेस का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी देश में सेना का स्ट्रक्चर है, वो उससे बाहर हैं, वो सेना का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग फोर्स है जो अलग तरीके से काम करती है। वो मसूद पेज़ेश्कियां को, यानी कि राष्ट्रपति ईरान को रिपोर्ट नहीं करती, वो डायरेक्टली मुश्तबा खमेनेई की एक फोर्स है जो कि मुश्तबा खमेनेई की बात मानती है, उसके इशारों पे चलती है, इसीलिए वो बड़ी खतरनाक है। ठीक है, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ऊपर से आदेश नहीं भी आ रहे तो जो लास्ट आदेश है उसी को आईआरजीसी फॉलो करता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल, गौरव देखिए मैं साफ तौर पे क्या कह रहा हूं, अगर कल इनसे मसूद पेज़ेश्कियां बोलते हैं कि मेरी ट्रंप से डील हो गई है, लड़ाई रोक दो, डील हो गई है, लड़ाई रोक दो, आईआरजीसी नहीं मानेगा। आईआरजीसी नहीं मानेगा। तो ये चलिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईआरजीसी को कौन जाके समझाएगा या बात करेगा। लेकिन कुछ और मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ईरान में अंदरूनी टकराव की भी खबरें आ रही हैं। मुस्तफा के करीबियों के बीच कलह की खबर है। अली असगर हिजाजी की छुट्टी हो सकती है, यह भी जानकारी आ रही है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक एक करके मेरी टीम दिखा रही है। हिजाजी मुस्तफा के आलोचक रहे हैं। जो मुस्तफा इस समय अंडरग्राउंड हैं, पता नहीं कहां है, मिस्ट्री हैं, लेकिन उनके जो आलोचक हैं उनकी छुट्टी की बात की जा रही है। इस बीच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खमेनेई के चारों ओर सुरक्षा का घेरा है, राष्ट्रपति की खमेनेई से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो 3-4 बिंदु इस समय ईरान में दिख रहे हैं कि आप चाहे इस समय ईरान को बिल्कुल फ्रंट फुट पर समझ रहे हो, दुनिया में बात हो रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि ईरान जीतने वाली सिचुएशन में या इस समय विनिंग सिचुएशन में खड़ा है, लेकिन अंदर की खबरें बता रही हैं कि ऑल इज वेल नहीं। देखिए, ना तो ईरान जीतने की सिचुएशन में आज की तारीख में जी, और ना ऑल इज वेल। ये जो हिजाजी है, हिजाजी कौन है? यही है कि जब अली खमेनेई जिंदा था, यही आदमी था जो सबसे बड़ा सपोर्टर था कि मुश्तबा, इनके बाद मुश्तबा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ही वाज 86 इयर्स ओल्ड, 86 साल के तो थे ही खमेनेई। खमेनेई के बाद कौन आएगा? मुश्तबा को नहीं आना चाहिए। सबसे ऊंची आवाज ईरान में इन्हीं की थी, हिजाजी की। तो अब हिजाजी को निपटाया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वो इस रेजिम का दुश्मन है। रेजिम यानी कि यहां पे सुप्रीम लीडर, नॉट पेज़ेश्कियां जी, नहीं, जी, सुप्रीम लीडर। हाँ, सुप्रीम लीडर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान के हैकर ग्रुप हंडाला का बड़ा दावा सामने आ रहा है। इजराइल को डिफेंस सपोर्ट देने वाली कंपनी हैक ए डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी और पीएसके विंड टेक्नोलॉजी पर साइबर अटैक। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो बात हो रही थी कि बहुत सारी कंपनीज को टारगेट किया जा सकता है, और इस बीच ईरान के हैकर ग्रुप हंडाला का बड़ा दावा है और उनकी तरफ से कहा गया है कि इजराइल को डिफेंस सपोर्ट देने वाली कंपनी, हैक ए डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी पीएसके विंड टेक्नोलॉजी पर साइबर अटैक किया गया है। तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे, हमने आगे भी बात की है कि बहुत जगहों पर एक तरह से वॉर होती है, मिसाइल के साथ, साइबर साथ, प्रॉक्सी वॉर, अलग अलग तरीके से वॉर होती है। तो ये वॉर का हिस्सा तो है बिल्कुल, लेकिन एक दिन पहले आता है कि आपके जो दफ्तर है उनके ऊपर हम मिसाइल फोड़ देंगे, फेंक देंगे, लेकिन अब साइबर अटैक भी साथ साथ उनके भी ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए, साइबर अटैक के दो पहलू हैं। पहला ये पहलू है कि जी हमने हैक कर लिया और आपकी इंफॉर्मेशन ले ली जी। दूसरा साइबर अटैक का, इसमें इजराइल माहिर है। इजराइल को पता है आप साइबर अटैक करेंगे और इजराइल साइबर अटैक होने देगा, और वो कहेगा कि ये इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि आप इसको ले जाएं जी। ये बहुत बार इजराइल कर चुका है। पूरे उसने जो वो जो बीपर थे, एक जमाने में आते थे, वो हम देखते थे बीपर, पेजर, उसने पूरे पेजर हैक कर दिए, 2500 पेजर उसकी सॉफ्टवेयर हैक करके जो ब्लास्ट हुए लोगों की जेबों में, हाथ में पेजर हैक हो गए। तो ये इजराइल, कोई ये समझे कि साहब हमने ये कर दिया है और हमने इजराइल की कंपनियों को, इतना आसान नहीं है। वो पास्ट मास्टर्स हैं हैकिंग के, वो कब से करते चले आए। तो ये देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर हो रही है कि अगर अटैक किया गया, अगर ये कंपनी ने हैक करने का दावा किया है, तो ये इजराइल की चाल भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अटैक आएगा, करने दीजिए, संभालिए उसको, और उसके बाद आगे क्या इंफॉर्मेशन देनी है आप जरूर आप खुद देखेंगे। इस बीच आपको कुछ और दिखाता हूं, मेरी टीम दिखाएगी। मुस्तफा बने मिस्ट्री के बीच हम आपको दिखाएंगे कि आईआरजीसी कितनी मजबूत है, कुछ तथ्य उनके दिखाते हैं, और आईआरजीसी किस तरह से काम करती है, कितनी मजबूत है। जो पहले दावा हुआ था, बहुत जरूरी है समझना इस बात को कि अगर आईआरजीसी जंग के लिए, जंग रोकने के लिए तैयार नहीं होती, तो फिर उसकी ताकत क्या है? नेवी है, एयरफोर्स है, ग्राउंड फोर्स है, खुफिया साइबर यूनिट है, और कुछ भी फोर्स उनके पास है। ये आईआरजीसी की ताकत है। आमतौर पर जो फोर्सेस होती है उनके पास सारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी वॉर चलती है वो भी एक ताकत है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं झट से समझा दूं जी। क्या हम इसको स्टॉप कर सकते हैं जो घूम रहा है? क्या इसको रोक सकते हैं? मुश्किल है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि एक बार ग्राफिक को रोक दीजिए एक ही जगह के ऊपर। जी, देखिए, सबसे बड़ी, अगर हम बात करें नेवी की,
और हम बात करें एयरफोर्स की, ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हमने इसको बर्बाद कर दिया, नेवी और एयरफोर्स को। इनकी वैसे भी ना के बराबर एयरफोर्स थी, ना के बराबर। आपने एक जहाज सुना ईरान का जो तेल अवीव पहुंचा, सारी की सारी मिसाइल हो रही हैं, एयरफोर्स इनकी पहले ही बैठ चुकी थी, एयरफोर्स की स्टोरी खत्म हो गई पहले। ठीक है। अब दूसरी बात है नेवी की। नेवी इन्होंने आधी से ज्यादा डुबा दी है इनकी। बसीज फोर्स क्या है? बसीज फोर्स एक वॉलंटियर फोर्स है, ये चेक पोस्ट मैन करते हैं, राइट? कोई प्रोटेस्ट कर रहा है इनके खिलाफ, खमेनेई के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, उसको मारना पीटना, ये कोई ऐसे फिरोशस फाइटर्स नहीं है। हाँ, अब इनमें आते हैं कौन से फाइटर्स हैं असली वाले, कुछ फोर्स बहुत खतरनाक, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी इनको ट्रेन करने वाले, ये पूरा तंत्र बनाने वाले कुछ फोर्स, बहुत तगड़ी फोर्स है ये। और ग्राउंड फोर्स इनकी अच्छी खासी है, अच्छी खासी है, लेकिन और अभी इस्तेमाल ज्यादा हुआ नहीं ग्राउंड फोर्स का। नहीं, देखिए ग्राउंड फोर्स का इनका ईरान, इनकी अभी तक जो फोर्स इस्तेमाल हुई है अपने लोगों के खिलाफ हुई है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिजाब नहीं पहना उसको मार दो। इन्होंने अभी तक वैसी लड़ाई नहीं लड़ी है ईरान इराक की लड़ाई के बाद जिसको हम कह सकें कि ये बैटल हार्डेंड फौज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने अपनी मिसाइल और ड्रोनों के साथ किया है जी, वो कमाल का, ये मानना पड़ेगा। चलिए वो कमाल का है, लेकिन अगर अमेरिका अपने कमांडोज को उतारती है जमीन के ऊपर और उसकी वजह से ग्राउंड फोर्स को भी एक्शन में आना पड़ा तो फिर क्या होगा? सेंटर में एक और बड़ी खबर उसका रुख करते हैं। बहरीन में यूएस बेस को ईरान ने एक बार फिर से टारगेट किया है। बहरीन में यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। बड़ी खबर इस समय की है, ईरान का यूएस बेस पर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा भी सामने आया है। और कमांड सेंटर में अब बात करेंगे उन 4 बड़ी खबरों की जिसके ऊपर आज बात की है, लेकिन वक्त है अब सबसे अहम खबर। मेजर गौरव आर्य, आपको आज कौन सी लगी जिसके ऊपर आने वाले दिनों में नजर होगी? मुझे ऐसा लगता है गौरव की सबसे अहम खबर यह है कि वेयर इज मुश्तबा खमेनेई, वो है कहां पे, आखिर वो है कहां पे? क्योंकि रूसी जो एम्बेसडर है ईरान के अंदर, वो कह रहा है कि नहीं साहब ये तो ईरान के अंदर है। अगर ईरान के अंदर है तो दिखते क्यों नहीं है? और जो सुप्रीम लीडर है वो ऐसा सुप्रीम लीडर क्या जो जंग के वक्त अपनी आवाम को ना दिखाई दे। तो चलिए ये जंग को प्रभावित कितना करता है इसके ऊपर भी नजर रहेगी। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, अगले सेगमेंट की बात होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह का हमला है, इस समय की बड़ी खबर है। एफपीवी ड्रोन से इजराइल के मरकबा टैंक के ऊपर हमला किया गया है और उसकी वीडियो कुछ ही पलों में इनफैक्ट मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी कर दिया। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और इनफैक्ट मैं आपको यह भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से एफपीवी जो काम करता है वो भी आपको एक एआई पिक्चर के जरिए भी दिखाने की कोशिश है। पहले जो रियल वीडियो जारी की गई है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अटैक किया गया है और इस ड्रोन के जरिए कितना घातक है, ये थोड़ा सा समझाइए मेजर गौरव आर्य। ये कोई घातक नहीं है जी, ये अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। एफपीवी क्या है? फ्रंटल व्यू तो है, यानी कि उस ड्रोन में कैमरा है। जो शादियों में ड्रोन होता है उसके आगे भी कैमरा होता है, जब आप शूटिंग करते हैं उसके आगे भी कैमरा होता है। आप उसी को वेपनाइज कर देंगे और आप उसको नाम दे देंगे एफपीवी, तो सब लोग सोचेंगे पता नहीं। देखिए क्या घातक है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बारूद लगा हुआ है, लेकिन मरकावा को ज्यादा फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। वो बहुत, वो जो टैंक है मरकावा, वो ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड है। इजराइल को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने साल गजा में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। हाँ, चोट पहुंची होगी टैंक को, लेकिन ऐसा कोई घातक नहीं है कि ये सिर्फ, देखिए देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ड्रोन जा रहा है। आप क्यों इंप्रेस्ड हैं इससे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है देखिए ड्रोन जाते हुए और टैंक में टकरा रहा है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। क्या ये ड्रोन जो है वो 50-55 टन के टैंक को बर्बाद करेगा? बख्तरबंद नहीं करेगा। लेकिन मैं वीडियो फिर भी दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। बेसिकली आपने कहा कि वो ठीक है कि ये आई कैचिंग तो है, आपको अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन इसमें यह भी तो है ना कि आपको पूरा तस्वीर भी साथ आ गई कि किस तरह से अटैक किया, कहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एग्जैक्टली वहां पर सिचुएशन क्या है। ये तो आप कहिए कि इसका प्लस पॉइंट तो है ना? नहीं, बिल्कुल प्लस पॉइंट है, बहुत सारी चीजें आपके पास आ गई, प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका इंटेंट कुछ और है जी। इसका इंटेंट ये है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने, देखिए हम लोग प्ले कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा फुटेज बड़ा रेयर है, बड़ा यूनिक फुटेज है कि देखिए ड्रोन जा रहा है, दिखते दिखते वो धड़ाम से अपने टैंक के अंदर। अब टैंक का क्या हुआ, इसकी फुटेज का इसको नाम भी दिया जाता है ना कि टैंक किलर नहीं होता। देखिए जहां पे इसने मारा है टैंक के सामने, हल में जाके लगा है जी। ये तो खैर एआई इमेज है, बिल्कुल एआई इमेज है। जो टैंक का हल होता है, यानी कि सामने वाला हिस्सा, वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर आपको टैंक को मारना है तो फिर आप टैंक को ऊपर से मारिए, टॉप से, वहां पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है टैंक। नहीं, फिर मेरा एक और सवाल है, मैं आगे बढ़ूं, फिर इसका इस्तेमाल टैंक के ऊपर कर क्यों रहे हैं अगर उसको डैमेज उस तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा एफपीवी? नहीं, ये
एफपीवी कुछ नहीं है जी। दिस इज जस्ट फ्रंटल व्यू। एफपीवी कोई खास ड्रोन नहीं है जिसके अंदर कोई खास बारूद है। बेसिकली वो एक बारूद को कैरी कर रहा है वहां तक, बेसिकली बारूद को कैरी कर रहा है और आपको पता लग रहा है कि वो कैरी कर रहा है। जी। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन क्या इससे ये टैंक को अगर ऊपर से आएगा कहीं और से आएगा, क्या ये टैंक को नष्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हल्का फुल्का है, जी। बिल्कुल टैंक को नष्ट कर सकता है अगर ठीक जगह लगे। और टैंक के अंदर जो लोग हैं उनको बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। लेकिन ये जानबूझ के करा गया है क्योंकि इनको पता है कि ये वाला शॉट ऐसा है कि ग्लोबल मीडिया प्ले करेगा। मैंने कभी ऐसा शॉट नहीं देखा ना, आपने देखा होगा कि ड्रोन जा रहा है और दिखा रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा बहुत देखने को मिला था रशिया यूक्रेन वॉर में, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अप फ्रंट है, बिल्कुल ऐसे स्लैम कर रहा है। ठीक तो है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छा है। चलिए आपकी बात से मैं एक चीज तो समझ गया कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। लेकिन कुछ तथ्य मैं आपको इससे जुड़े हुए और भी बताता हूं अपने दर्शकों को। एफपीवी का मतलब बहुत सीधा है, जिसका ऑलरेडी जिक्र मेजर गौरवारी कर चुके हैं। एफपीवी मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी पहली नजर से देखना। ये ड्रोन छोटा सा होता है, आगे कैमरे लगे होते हैं, रियल टाइम वीडियो भेजता रहता है। जहां पर भी मूव करेगा वहां पर पूरी मूवमेंट या वहां की हलचल आप तक पहुंचा देगा। और ड्रोन ऑपरेटर उस खेल के वीडियो गेम की तरह गॉगल्स या स्क्रीन के ऊपर देख सकता है। इनफैक्ट वो स्क्रीन होती है हमारे पास, जो जिक्र कर रहे थे मेजर गौरवारिया की, आपने शादियों में भी देखे होंगे ना ड्रोन, शायद आपके पास भी हो, कि उस वीडियो आती रहती है कि ड्रोन जहां जा रहा है उस पूरी मूवमेंट को आप तक पहुंचा रहा है। जैसे ही ड्रोन टारगेट या फिर लक्ष्य के ऊपर आता है तो वो उसे उड़ा देता है। कीमत में भी सस्ता है और इसलिए इसका जिक्र भी ज्यादा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल वही है। बिल्कुल। चलिए ये कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस समय आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। एक अधिकारी ने दावा किया है कि यमन के हूथी विद्रोहियों ने खाड़ी देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी खाड़ी देश जंग में ईरान के खिलाफ उतरा तो वो लाल सागर में बाब अल मंदेब स्टेट को बंद कर देंगे। ये बड़ी खबर है इस समय। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दूसरी लाइफलाइन, खासतौर पर इस पूरे इलाके की, इस पूरे देशों की। तो क्या उसको भी अगर बाब अल मंडेब को भी बंद कर दिया गया फिर तो दिक्कत बढ़ सकती है। क्या यह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ये करना बड़ा आसान है ईरान के लिए। ईरान जब चाहे हूथियों को बोलेगा दे विल शट डाउन बाब अल मंदेब। लेकिन फिर आपको डायरेक्टली सऊदी अरब से टक्कर लेनी पड़ेगी। आप इसका मतलब सऊदी अरब से टक्कर ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने इतनी बमबारी करी है यमन में, इतनी बमबारी करी है। आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाइए, आपको एक बात पता लगेगी कि करीब 3.5 लाख लोग मार चुका है सऊदी अरब। 3.5 लाख लोग। चलिए इसके ऊपर बात होगी, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जी। हूथी विद्रोहियों की धमकी, यूएई का ऐलान, छिड़ेगा घमासान, खाड़ी देशों पर बड़े हमले का खतरा, हॉर्मुज के बाद बंद होगा बाब अल मंदेब, हिजबुल्लाह के बाद ईरान का एक और प्रॉक्सी ग्रुप जंग में उतरने के लिए कमर कसकर तैयार हो चुका है। और यह ग्रुप है यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों का, जो ईरान के नक्शे कदम पर चलते हुए समंदर का एक और अहम रास्ता बंद करने की धमकी दे रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथी विद्रोहियों के एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी है कि अगर किसी खाड़ी देश ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का साथ दिया तो उसका बुरा अंजाम होगा, क्योंकि ऐसा होते ही हूथी विद्रोही लाल सागर के एक छोर पर स्थित बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे। सवाल उठता है कि हूथी विद्रोहियों ने अचानक ऐसी धमकी क्यों दी, और जवाब मिलता है यूएई के कुछ घंटे पहले किए गए नए ऐलान से, क्योंकि एक रिपोर्ट में अरब अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल होने की इच्छा रखता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके जरिए वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति ले सकता है। और ऐसा होने पर यूएई फारस की खाड़ी का पहला देश होगा जो सीधे इस युद्ध में कूदेगा। इस बीच यूएई के राजनयिकों ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप और एशिया की सैन्य शक्तियों से अपील की है कि वे एकजुट होकर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक गठबंधन बनाएं। यानी यूएई ने जंग में शामिल होने का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। ये सिग्नल मिलते ही हूथी विद्रोही सक्रिय हो गए। उन्होंने खाड़ी देशों की एक और कमजोर नस दबा दी और धमकी दी कि खाड़ी देशों के जंग में शामिल होते ही बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य भी हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह लॉक हो जाएगा।
तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ये रास्ता भी बंद होने जा रहा है? तो चलिए आपको रेड सी कुछ मैप के जरिए दिखाएंगे। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि एक बार स्क्रीन के ऊपर लेकर आए, तो एक बार मेजर गौरव आर्या उसको दिखाएंगे और उसके ऊपर बात होगी। क्या ये अगर बंद हो गया तो एक बड़ी दिक्कत इस समय पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। मैं जिक्र इसलिए देश का कर दिया क्योंकि भारत को सीधे तौर पर यह इंपैक्ट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या यह बंद किया जा सकता है? अगर यह बंद किया जा सकता तो फिर क्या होगा, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैप आ चुका है। मेजर गौरव आर्या, ये कितना इंपॉर्टेंट रास्ता? ये जो है, ये इलाका जहां पे एरो पॉइंट कर रहा है, इसको कहते हैं बाबल मंदेब। बाबल मंदेब की यह खासियत है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, वो तकरीबन 20% करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रैफिक। 10 से लेकर 12% बाबल मंदेब पे कंट्रोल होता है। यहां पे ठीक है, ये लाल सागर का इलाका है और ये है बाबल मंदेब जहां पे मेरी फिंगर है। अब ये पूरा जो इलाका है, ये वाला इलाका जहां पे मेरा हाथ है, ये वाला इलाका पूरा का पूरा हूथी विद्रोहियों का है, जिनको ईरान फंड करता है। यहां से अगर हूथी विद्रोही अपनी मिसाइल मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये बाबल मंदेब को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर होगा। अगर इन्होंने बाबल मंदेब ब्लॉक किया तो फिर सऊदी अरब से अटैक निश्चित है। फिर सऊदी अरब की एयरफोर्स इनके ठिकानों पे बम बरसाएगी। ये होने वाला है, आप लिख के ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बाबल मंदेब अगर बंद होता है तो सबसे ज्यादा असर सऊदी को होगा? सबसे ज्यादा असर सऊदी को और देशों को भी होगा जी, लेकिन सबसे ज्यादा सऊदी को होगा। और यहां पे जिबूटी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एक छोटा सा देश है जिबूटी, जिसके अंदर यूएस का एयरबेस है और भी देशों के वहां पे नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है, सबका मिला के वहां पे 4-5 देशों का, 5 बड़े देशों का है वहां पे। तो यहां पे जिबूटी से भी एक्शन होगा, देखिएगा उनके खिलाफ। अब हूथी का जिक्र कर रहे हैं, देखिए ऊपर यूएई के साथ जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो भी बहुत संकरा नजर आता है, लगभग 33-35 किलोमीटर है, ये तो उससे भी ज्यादा संकरा है। लेकिन ईरान और हूथी दोनों में अंतर तो है। क्या ये इतनी पावर है इनके पास कि इसको ब्लॉक कर दें? देखिए, ये कुछ समय के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन समय के लिए मतलब 1-2 दिन के लिए बस? मैं कह रहा हूं हफ्ते भर के लिए भी ब्लॉक करेंगे, लेकिन उसके बाद इनमें क्षमता नहीं है। कारण यह है कि इनके ऊपर यहां से भी हमला होगा और इनके ऊपर यहां से भी हमला होगा। सऊदी अरब पक्का आएगा। और एक और बात, सऊदी अरब की डिफेंस डील किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। इसमें पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर हूथियों ने बोला कि हम बाबल मंदेब ब्लॉक कर रहे हैं, विली निली इट विल हैव टू गेट इन्वॉल्व। इंडिया पर असर? इंडिया पर यह असर होगा कि आपका तेल जो आता है, अभी थोड़ा बहुत तेल अगर आपका यहां से आता है तो फिर वो भी बंद हो जाएगा। किल्लत होगी चाइना को, पर लेकिन ज्यादा किल्लत किसको होगी? साउथ कोरिया को, जापान को, भारत को। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, अगर दोनों ब्लॉक हो गए तो उसके बाद क्या होगा? एक वो अफ्रीका वाला पूरा रूट है, उसके ऊपर से घूमकर पॉसिबिलिटी है कि वहां से आ जाए तेल? नहीं, तेल तो आ जाएगा लेकिन तेल में समय लगेगा। आप केप ऑफ गुड होप की बात कर रहे हैं, जो अफ्रीका की बात बिल्कुल नीचे से, उसमें समय बहुत लगेगा और तेल ऐसे चुटकियों से नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो आपकी तब तक ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब उसको करने आप कनाडा से लाइए, अमेरिका से लाइए, वेनेजुएला से लाइए, नाइजीरिया से लाइए, आप कहीं ना कहीं से तो लाएंगे। जो आप कह रहे हैं केप ऑफ गुड होप, कौन से देश से आ रहा है? ये सोचने वाली बात है, कहां से लाएंगे हम लोग? बिल्कुल कहां से लाएंगे, लेकिन उसका एक और भी मतलब होगा। तेल आने में समय लगेगा, ज्यादा पैसे लगेंगे और रेट बढ़ेगा और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हूथी विद्रोहियों का हम जिक्र कर रहे हैं। हूथी विद्रोहियों की धमकी में कितना दम है, इसका अंदाजा उनकी ताकत से लगाया जा सकता है। हूथी विद्रोहियों की थोड़ी सी बात होनी जरूरी है। आज के दिन का बड़ा एजेंडा है हूथी विद्रोहियों, जिनकी हम बात कर रहे हैं। हूथी विद्रोहियों की हम बात करते हैं। मैंने कहा था कि ईरान एक तरफ हूथी विद्रोही है, एक तरफ ईरान है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से ब्लॉक कर दिया, अपनी हुकूमत चला रहे हैं वहां पर। लेकिन हूथी विद्रोही कितने ताकतवर हैं, 3 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, एक बड़ा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाल सागर को अस्त व्यस्त करने का ये दम रखते हैं। जो हम बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बाबल मंदेब की, तो उसको ये अस्त व्यस्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसाइलों का इनके पास भी जखीरा है और अगर ये अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर डट गए तो फिर दिक्कत आ सकती है। मेजर गौरव, बिल्कुल दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हूथी बाबल मंदेब को ब्लॉक कर सकते हैं? 100% ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन फिर जो हूथियों को मार पड़ेगी। देखिए, अगर बाबल मंदेब आपने ब्लॉक कर दिया डायरेक्टली, आपने फिर सऊदी अरब को चुनौती दे दी। फिर सऊदी अरब की मजबूरी है कि वो मैदान जंग में कूद जाए। तो अभी तक वो बैक सीट पर है। नहीं, अभी तक देखिए, अभी तक सऊदी अरब ये कह रहा है कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, किसी तरीके से या तो लड़ाई खत्म करो या ईरान को निपटाओ। सऊदी अरब ने अभी खुद अपनी फौजें लड़ाई में नहीं डाली हैं अभी तक, लेकिन अगर आपने बाबल मंदेब ब्लॉक करा तो फिर आप मजबूर कर रहे हैं सऊदी अरब को अपनी फौजें वहां पर डालने के लिए।
चलिए, बाबल मंदेब का इसलिए भी जिक्र हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से 20% तक जो गैस और तेल है पूरी दुनिया की निकलती हैं, और वहीं बाबल मंदेब का जिक्र कर दिया मेजर गौरव आर्या ने। आप मैप देख रहे हैं हमारे सामने, और मैप में ये इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अगर 10 से 12 या 15% तक अगर बाबल मंदेब के जरिए ही तेल या गैसेज आ रही हैं, तो दोनों को मिला लिया जाए, हॉर्मुज और बाबल मंदेब को, तो दोनों मिला के लगभग एक तिहाई तो हो गए, या 30-32% हो गए। तो उसका मतलब यह है कि अगर 20% से हम उसका एक इंपैक्ट फील कर रहे थे, चाहे भारत में कर रहे थे या दुनिया कर रही थी, तो अगर 10-15% भी और बढ़ गया तो फिर उसका असर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नजर आ सकता है। इसीलिए बाबल मंदेब एक्चुअली एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है गेट ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसुओं का दरवाजा। बाबल मंदेब उसको कहा जाता है आंसुओं का दरवाजा, क्योंकि बहुत पुराने समय में शिप्स को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, शिप्स क्रैश कर जाते थे कई कारणों से। लेकिन ये जो बाबल मंदेब है, क्या ये दुनिया के लिए गेट ऑफ टीयर्स बन सकता है, आंसुओं का दरवाजा बन सकता है? ये आने वाले कुछ दिन बताएंगे। चलिए, थोड़ा सा और जानकारी आपके सामने रख रहा हूं कि ये हूथी विद्रोही हैं कौन। यमन का सशस्त्र शिया समूह है, अंसार अल्लाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। हुसैन अल हूथी इसके संस्थापक थे। 2014-15 में यमन की राजधानी सना पर इनकी तरफ से कब्जा किया गया। हूथी विद्रोहियों को जितनी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको यह समझने में आसानी होगी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप प्रॉक्सी वॉर की तरह इनको देखिए या किसी भी नजर से, लेकिन इनकी संख्या ये इशारा कर रही है कि हां, ये उस काम को कर सकते हैं जिसका हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। मैं हूथी विद्रोहियों की अब ये भी बात करूंगा कि सऊदी के साथ तो इनकी नहीं बनती। मेजर गौरव आर्या, ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल, सऊदी के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती है, तो फिर तो सीधी सीधी जंग में एक और मोर्चा खुल जाएगा, ये समझा जाए। मैं एक और भी पॉइंट है कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सीधी जंग उस पॉइंट को लेकर उस तरीके से नजर नहीं आई, लेकिन बाबल मंदेब को लेकर नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए हमें ये बाबल मंदेब एक ट्रिगर पॉइंट है जिससे बहुत बड़ी लड़ाई, ये फैलावा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी, जैसा मैंने देखिए आज की तारीख में जो एंटी टेररिज्म फोर्स है सऊदी अरेबिया में, जो कि आसपास जितनी भी टेररिज्म होती है उसको मैनेज करने वाला, उसका हेड कौन है? पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ रहील शरीफ, जनरल रहील शरीफ, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो एम्प्लॉयड है सऊदी अरब। लास्ट नोन उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन लास्ट नोन ही वाज एम्प्लॉयड बाय द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरब जो है उसके मैनेज करने वाले जो उसके, देखिए प्रॉक्सीज, यमन का जो इलाका है ना, यहां पे पहले यूएई के भी प्रॉक्सीज थे और यहां पे सऊदी अरब के भी प्रॉक्सीज थे। यूएई थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया है आज की तारीख में। जैसे ईरान के हूथी है ना, जो कि शिया हैं, वैसे ही सऊदी अरब ने फंड कर रखे हैं अपने प्रॉक्सीज वहां पे, वो भी उतने ही तगड़े हैं। और वो सुन्नी हैं। चलिए, प्रॉक्सी तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरी वॉर में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चीन ने हेलीकॉप्टर की तरफ दिखने वाले नए ड्रोन का वीडियो जारी किया है। आपको इसकी तस्वीर भी दिखाते हैं। दावा यह है कि यह ड्रोन 600 किलो तक का वजन उठाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो यह ड्रोन है, हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है और उसकी एक तस्वीर अब जारी की गई है। तो इस जंग के माहौल में अपने अपने तरीके से बहुत सारे तथ्यों को रखने की कोशिश हो रही है। बड़ी खबर इस समय ईरान के मशहद एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगी है। तेल डिपो पर अटैक के बाद भीषण आग की खबर है। इजराइल ने मशहद पर मिसाइल से अटैक किया और उसकी कुछ तस्वीरें, और आग की वजह से धुएं का गुबार कितनी दूर से देखा जा सकता है। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कहानी को बयां करती हुई। तो इजराइल ने मशहद पर मिसाइल अटैक किया और एयरपोर्ट के पास, आपको बता दें कि यह तेल डिपो है जिसके ऊपर यह अटैक किया गया है। उसके बाद भीषण आग। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। ईरान ने मिसाइल के साथ हमला किया है। तो ईरान के हमले लगातार जारी हैं। जॉर्डन में अब टारगेट किया गया है अमेरिका के बेस को, और शांति की बात फिलहाल कोई हो नहीं रही। युद्ध विराम कोई दिख नहीं रहा और जंग अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अमेरिका के जो बेस हैं उनको टारगेट एक बार फिर से ईरान की तरफ से किया जा रहा है।